बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारी सेल बायोलॉजी की फ़ाइनल की सीरीज़ जारी है, जिसका हमारा है आज चौथा लेक्चर इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन का। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन, हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसको भी जाके फॉलो कर लें, ताकि वहाँ भी आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट है वो मिलती रहे। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के बारे में वहाँ पे गाइड किया जाता है, तो आप लोग जो है वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें सबसे पहले हमने प्राइमर रिक्वायरमेंट की बात करनी है कि हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर प्राइमर की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, प्राइमर की ज़रूरत उसमें नहीं होती, ठीक है। क्यों? ये डायरेक्टली जो होता है ये डीएनए टेम्पलेट पर न्यू आरएनए चेन को इनिशिएट कर सकता है। इसको डीएनए रेप्लिकेशन की तरह किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, प्राइमर की इसको ज़रूरत नहीं होती। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास डीएनए की टेम्पलेट की पोजीशनिंग की बात की है कि जो हमारे पास इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए टेम्पलेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव साइट के अंदर स्टेबली हेल्ड करते हैं और फिर डीएनए को एक हेलिकल कॉन्फर्मेशन के अंदर रखा जाता है, ताकि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उसे प्रॉपरली क्या कर सके, रीड कर सके। अब हमारे पास हेलिकल कॉन्फर्मेशन क्या होता है? हेलिकल का हमारे पास मतलब होता है कि स्पाइरल यानी कि कॉयल शेप्ड, और कॉन्फर्मेशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल की 3D अरेंजमेंट, ठीक है। जब डीएनए या कोई भी प्रोटीन अपनी चेन को स्पाइरल जैसी शेप में फोल्ड करती है और फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं कि यह है हमारे पास हेलिकल कॉन्फर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए की जो टेम्पलेट की पोजीशनिंग है वो हमने पढ़ा। अब हमारे पास इनिशिएटिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड है कि पहला जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उसको एक्टिव साइट के अंदर लाया जाता है, ठीक है। फिर ये टेम्पलेट जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फिर पॉलीमरेज जो होता है उसको इंश्योर करना पड़ता है कि जो इनिशिएटिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड है हमारे पास और जो नेक्स्ट एनटीपी है वो क्या है, ये करेक्ट ज्योमेट्री के अंदर अलाइन हो, ताकि हमारे पास पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो सके। ये जो होता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट करता है ए से यानी एडेनिन से, ठीक है, और जो कि बाइंड करता है जाके टी यानी कि थायामीन के साथ, किसके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से, जो कि क्या होता है, एक वीक स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इंजाइम की इंट्रैक्शन के बारे में बात की है कि इंजाइम जो होते हैं वो इंटरेक्ट करता है किस 3 चीज़ों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, इनिशिएटिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड के साथ और सेकंड राइबोन्यूक्लियोटाइड के साथ, ठीक है। अब ये तीनों को क्या करता है, इन मजबूती से जो है वो होल्ड करता है, ताकि करेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर रहें और केमिकल अटैक जो हो रहा है इनकमिंग एनटीपी से वो पॉसिबल हो सके। अब केमिकल अटैक बाय इनकमिंग एनटीपी का क्या मतलब है? इसका मतलब है एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन जो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट में होती हैं, और जब एक नया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है या एनटीपी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं आरएनए चेन के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि ये एक एग्जैक्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, किसको, जो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट के अंदर होती है। जब कब होती है? जब एक हमारे पास नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए चेन के साथ आके जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमें बताया है कि यही मेन रीज़न होती है कि ज़्यादातर जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं ये सेम न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारे पास ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट हैं वो सेम न्यूक्लियोटाइड के साथ क्यों स्टार्ट होते हैं, तो उसकी रीज़न हमने ऊपर पढ़ लिया, वो आप लोगों ने बता देनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये प्रोड्यूस करता है या फिर रिलीज़ करता है छोटे आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट जिनका साइज़ होता है लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अबॉर्टिव सिंथेसिस, ठीक है। अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट्स या अबॉर्टिव सिंथेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये था कि ये शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट में बनता है, लेकिन उन्हें कंप्लीट आरएनए चेन बनने से पहले ही ये क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद
अच्छा, अब हमने अबॉर्टिव सिंथेसिस भी देख लिया। उसके बाद हमारे पास जो है ये बताया हुआ है कि जब इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन होती है तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये शॉर्ट जो होते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को रिलीज़ भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है। कब करता है? प्रमोटर से एस्केप होने से पहले वो एंटर होता है इलोंगेशन फेज़ के अंदर और वहाँ पर जाके प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बनाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि एक आरएनए कॉपी है जो डीएनए टेम्पलेट से हम लोग बनाते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरह जो होता है, ये हमारे पास अनक्लियर था कि किस तरह जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट जो होती है उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है डीएनए टेम्पलेट के दौरान इनिशियल अबॉर्टिव साइकिल्स जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के उनके दौरान। ठीक है, कि किस तरह एंजाइम की एक्टिव साइट जो होता है वो ट्रांसलोकेट करती है डीएनए की टेम्पलेट को। अब इसके 3 जनरल मॉडल जो हैं वो पेश किए गए थे। वो क्या क्या थे उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला था हमारे पास ट्रांजिएंट एक्सकर्जन मॉडल। ये हम लोग बारी बारी जो है तीनों की एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ेंगे और तीनों की डायग्राम भी पढ़ेंगे कि इसमें हमें क्या क्या बताया हुआ है और एंड पे हमें ये भी बताया जाएगा कि इसमें से कौन सा ज़्यादा सही था। पहला हमारे पास है ट्रांजिएंट एक्सकर्जन मॉडल, इंच वर्मिंग और स्क्रंचिंग। 3 मॉडल पेश किए गए थे। पहला हमारे पास है जी ट्रांजिएंट एक्सकर्जन मॉडल। तो इसका हम लोग पढ़ते हैं कि ये हमारे पास क्या था। पॉलीमरेज इसमें क्या करता है? फॉरवर्ड और रिवर्स ट्रांसलोकेशन साइकिल करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करता है? वो फॉरवर्ड या फिर रिवर्स ट्रांसलोकेशन साइकिल करता है। मतलब कि थोड़ा सा आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है और छोटे छोटे जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज के बारे में कहा जाता है कि जो ये पहले क्या करता है? प्रमोटर को लीव करता है, फिर ट्रांसलोकेट करता है शॉर्ट वे के अंदर डीएनए के टेम्पलेट के साथ, फिर जाके शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट बनाता है अबॉर्टिंग ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट होने से पहले, फिर ट्रांसक्रिप्ट को रिलीज़ कर देता है और फिर वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन यानी कि प्रमोटर पर वापस आ जाता है। यानी वही प्रोसेस हो गया ना, फॉरवर्ड जाता है फिर रिवर्स आता है। ठीक है, अब इसकी हमारे पास है जी डायग्राम। तो डायग्राम को देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। अब हमें डायग्राम में जो है ये आप लोगों को एक पाइप की तरह की शेप नज़र आ रही होगी और एक ये हमारे पास जो बॉक्स ही कह लें, बॉक्स सा बना हुआ है। ठीक है, तो इसको साथ हम हाईलाइट करते हैं और साथ देखते हैं कि इसका क्या क्या मतलब है। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले इसमें हमारे पास प्रमोटर रीजन होगा। ठीक है, अब प्रमोटर रीजन इसमें से कौन सा है? ये जो हमें बॉक्स की शेप के नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले और ये वाले, ये हमारे पास क्या है? ये ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो ये जो बॉक्स से है ना, ये वाले, ये इतने से ये हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये प्रमोटर के स्पेसिफिक रीजन्स को शो करते हैं और प्रमोटर के अंदर जो है वो 2 इंपॉर्टेंट साइट होती हैं। ये भी आपको नज़र आ रही होंगी, -35 और -10 और +1। इधर भी हमारे पास सेम है, -35, -10 और +1। ठीक है, अब जो -35 वाला बॉक्स है आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला -35 वाला बॉक्स, ये जो होता है ये RNA-P को रिकोगनाइज़ करता है और सिग्नल देता है। और जो -10 बॉक्स होता है ये DNA को ओपन करने के लिए, ये वाला जो हमारे पास -10 बॉक्स है ये क्या करता है? ये DNA को ओपन करने के लिए हेल्प करता है ताकि हमारे पास जो RNA सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो सके। मतलब कि दोनों बॉक्सेस जो होते हैं ये गाइड करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि जो पाइप जैसी लंबी सी शेप है। अब हम इसको करते हैं डेल और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो पाइप जैसी लंबी सी शेप नज़र आ रही है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास DNA डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, अब हमारे पास RNA-P दिखाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे RNA-P की कि RNA पॉलीमरेज होता है इसका मतलब। ठीक है, तो जो हमारे पास होता है ना RNA पॉलीमरेज, ये जो हमने पढ़ा कि ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास DNA डबल हेलिक्स होता है, इसी के ऊपर होता है। ठीक है, DNA के अंदर वो जगह हमारे पास होती है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रमोटर रीजन कहते हैं। तो हम लोग ये बात कर चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रमोटर रीजन होते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि ये जो हमारे पास एरोज बने हुए हैं इनका क्या मतलब है और किस तरह इसका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारे पास, मैंने पहले भी बताया कि DNA के ऊपर एक स्पेशल जगह होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ये प्रमोटर के अंदर हमारे पास 35 रीजन और 10 रीजन होता है। ठीक है, अब जो +1 साइट है ना, ये रह गई थी कि ये हमारे पास क्या होती है? +1 वाली साइड। ये +1 वाली जो साइड है ना, ये भी और इधर से ये भी, ये किसके लिए होती है?
ये हमारे पास वो जगह होती है जहाँ से आरएनए की सिंथेसिस जो होती है वो एक्चुअली में स्टार्ट होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये आरएनएपी जो होता है ये प्रमोटर के ऊपर जाके क्या करता है, ये हमारे पास आरएनएपी है, ठीक है, और ये हमारे पास प्रमोटर है, यहाँ पे जाके बाइंड करता है। और जब आरएनएपी बाइंड होता है तो फिर डीएनए के अंदर ट्रांजिएंट एक्सकर्जन होती है, मतलब आरएनएपी थोड़ा सा डीएनए को ओपन करता है और चेक करता है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। फिर उसके बाद अबॉर्टिव जो इनिशिएशन हो जाती है, यानी कि जब आरएनएपी स्टार्ट करता है आरएनए बनाना, तो पहले कुछ छोटे आरएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं। ये छोटे आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं फिर अबॉर्टिव आरएनएज जो होते हैं कहलाते हैं। ये वाले ये अबॉर्टिव आरएनए की बात की है ना, तो कौन से होते हैं, जब आरएनएपी स्टार्ट करता है, आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है आरएनए को बनाना, तो पहले जो होते हैं वो छोटे छोटे आरएनए फ्रेगमेंट बनते हैं जो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। और यही छोटे आरएनए मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं कि ये अबॉर्टिव आरएनए होते हैं, ठीक है। आरएनएपी जो होता है ये बार बार ट्राई करता रहता है और छोटी छोटी स्ट्रैंड जो होता है उसको बनाता रहता है, लेकिन फिर बाद में क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास एनटीपी की इनकॉर्पोरेशन आ जाती है कि आरएनए बनाने के लिए जो आरएनएपी होता है, हमारे पास आरएनएपी की एनटीपीज होती हैं यानी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होती हैं, वो यूज़ करता है। जब हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, ये हमारे पास यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो साथ एक पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या हो जाता है, वो रिलीज़ हो जाता है। हमें डायग्राम में लिखा नज़र आ रहा है आप लोगों को भी, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये वाला एनटीपी और पीपीआई वाला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मल्टीपल एन का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ऐड हो रहे हैं और मल्टीपल पायरोफॉस्फेट जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। जब आरएनएपी क्या होता है, फाइनली एक स्टेबल आरएनए स्ट्रैंड बन जाता है जो कि प्रमोटर से निकल कर आगे ग्रो कर सकती है, तब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या करती है, इलोंगेशन स्टार्ट करती है। एबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद ही हमारे पास जो होता है वो प्रॉपर किसका प्रोसेस होता है, इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट, हमारे पास क्या बताया हुआ है, नेक्स्ट मॉडल बताया हुआ है हमें। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंच वार्मिंग मॉडल। इंच वार्मिंग मॉडल में क्या होता है, इसमें हमारे पास जो पॉलीमरेज होता है उसका एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट जो होता है वो फ्रंट में होता है, जो एक्टिव साइट को थोड़ा सा आगे ले जाता है, वहाँ पे जाके शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट बनाता है और फिर वापस जो है वो रिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इतनी सी इसमें बात करनी थी हमने कि सबसे पहले क्या होता है, फ्लेक्सिबल एलिमेंट जो होता है वो फ्रंट में होता है, ये एक्टिव साइट को आगे लेके जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं और फिर जो है ये वापस क्या हो जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आएगा, इसकी डायाग्राम आ जाएगी, ठीक है, इसको भी देखते हैं हम लोग। हाँ जी, अब देखिए इसमें हमारे पास सेम टू सेम वही चीज़ है कि ये हमारे पास जो मैंने पहले बताया था, ये पाइप सी शेप के जो चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, ये जो हमारे पास बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये हमारे पास प्रमोटर हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर दो रीजन भी थे, ये वाले -35 वाला, -10 वाला और +1 वाला, ठीक है। अब हमारे पास जो आरएनएपी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है वो आरएनएपी जो है वो डीएनए के ऊपर इंच वॉर्म की तरह मूव करता है, मतलब कि थोड़ा सा डीएनए, ये देखें अब यहाँ से थोड़ा सा डीएनए खुला है, ठीक है, थोड़ा सा डीएनए खुलता है, फिर आगे शिफ्ट हो जाता है और फिर दोबारा खुलता है। अब देखें थोड़ा सा खुला है, ठीक है, नेक्स्ट आगे शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट होने के बाद क्या करता है, फिर दोबारा खुलता है। अब ये मूवमेंट जो होती है ये कन्फर्मेशनल चेंज, और जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो ज़रूरी होता है। अब जो हमारे पास इंच वार्मिंग मॉडल है ना, इसको उन्होंने एक कीड़े, इसका जो वर्क होता है वो सेम टू सेम जैसे हमारे पास कोई एक कीड़ा होता है ना उसकी तरह होता है कि जिस तरह वो चलने के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, आरएनएपी जो होता है वो डीएनए के ऊपर स्ट्रेच करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर आरएनए सिंथेसिस को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। बाकी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना वही सेम टू सेम प्रोसेस है अबॉर्टिव आरएनए का जो मैंने ऊपर बताया है, एनटीपीएन वाला भी और पीपीआई वाला भी, पायरोफॉस्फेट वाला, कि जितने एनटीपी ऐड होते हैं उतने मतलब एक एनटीपी ऐड हुआ तो एक पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग चलते हैं आगे अगला मॉडल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल है वो है हमारे पास स्क्रंचिंग मॉडल। अब स्क्रंचिंग मॉडल में क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉलीमरेज होता है प्रमोटर के ऊपर क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है, ठीक है। डीएनए जो होता है वो डीएनए डाउन स्ट्रीम जो होता है ये क्या होता है, ये अनवाइंड हो जाता है, खुल जाता है और एंजाइम के अंदर जो है वो पुल कर दिया जाता है।
अब जो डीएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बल्जिस की फॉर्म में क्या होता है, अकोमोलेट हो जाता है। ये बस इसके अंदर 3 बातें बतानी है आपने। पहला क्या है कि पॉलीमरेज जो होता है ये प्रमोटर पर स्टेशनरी रहता है। दूसरा है कि इसके अंदर डीएनए डाउनस्ट्रीम जो होता है वो अनवाइंड हो जाता है और एंजाइम के अंदर पुल किया जाता है। तीसरी हमारे पास क्या है कि डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड बल्जिस जो होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जो है वो अकोमोलेट होता रहता है। ठीक है, अब इसकी डायग्राम भी आएगी नीचे, वो हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। हाँ जी, अब इसमें आप लोगों को हाईलाइट करके बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये 2 दफ़ा मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो पाइप जैसी लाइन होती है ये क्या होती है हमारे पास। ये हमारे पास होता है डीएनए का स्ट्रैंड और बॉक्सेस जो होते हैं वो प्रमोटर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास -35 -10 रीजन +1 वाला और अबॉर्टिव आरएनए हमारे पास क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बस मैं इसमें सिंपल आपको बताती हूँ कि कैसे होता है कि इस मॉडल के अंदर जो आरएनएपी होता है वो डीएनए के ऊपर बाइंड करता है और फिर डीएनए का एक हिस्सा अपने अंदर जो है वो खींच लेता है, यानी स्क्रंच कर लेता है। ठीक है, अब मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि आरएनएपी जो होता है वो प्रमोटर से आगे फिजिकली मूव नहीं करता है बल्कि डीएनए को ही अपने अंदर पुल कर लेता है। ये जो होता है ये स्क्रंचिंग एनर्जी को जनरेट करता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोग एक रबर बैंड को खींचकर अपने हाथ में स्क्रंच करते हैं ना, ठीक है, वैसे ही जो होता है आरएनएपी डीएनए को खींचकर अपने अंदर कंप्रेस कर लेता है। अब इसके अंदर अबॉर्टिव आरएनए सेम वही बात की हुई है, एनटीपी और पायरोफॉस्फेट वाली भी वही बात की हुई है जो मैंने आपको बताई हुई है। अब हमने 3 मॉडल पढ़े जिसके अंदर पहला मॉडल था कि ट्रांजिएंट एक्सकर्जन वाला, दूसरा था इंचवर्मिंग वाला, तीसरा था स्क्रंचिंग वाला। लेकिन सबसे जो हमारे पास कह रहे हैं कि सही एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे पास एक्चुअली होता क्या है, तो वो क्या था, वो स्क्रंचिंग मॉडल होता है। यानी कि सबसे इन तीनों में से बेस्ट मॉडल कौन सा था जो बाद में एक्सेप्ट किया गया था, वो था हमारे पास स्क्रंचिंग मॉडल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया था कि जो इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके दौरान पॉलीमरेज होता है ये स्टेशनरी रहता है। सेम वही 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि डीएनए को अपने अंदर पुल कर लेता है और डाउनस्ट्रीम डीएनए जो होता है वो अनवाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला इसलिए इन्होंने कहा था कि जो स्क्रंचिंग मॉडल होता है यही कंसिस्टेंट होता है इन रिजल्ट के साथ और यही जो था वो काबिल कबूल था, एक्सेप्टेबल था। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछा करें। इसके अलावा स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है वो लाजमी जाके फॉलो कर ले। वहाँ आप लोगों को जो है वो हर बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।